8 जुलाई 2016 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर के कोकरनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी को मार गिराया। इसके बाद जाकिर मूसा को हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ही मूसा और हिजबुल के रिश्तों में दरार आ गई और मूसा ने हिजबुल छोड़कर अंसार गजवात उल हिंद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। कश्मीर में कमज़ोर पड़ रहे हिजबुल को अब एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो संगठन को एकजुट और मजबूत बनाने के साथ ही कश्मीरी यूथ को अट्रैक्ट कर उनके हाथों में हथियार थमा सके। ऐसे में एक नाम निकलकर सामने आया, रियाज अहमद नाइकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम उर्फ जुबैर उल इस्लाम। कश्मीर में अवंतीपोरा के एक गांव बैकपोरा का रहने वाला नाइकू अपने वक्त का कश्मीर घाटी में सबसे खूंखार मिलिटेंट था। बुरहान के बाद कश्मीर घाटी में अगर कोई आतंकी इतना फेमस हुआ तो वो रियाज नाइकू था। हथियार उठाने से पहले नाइकू मैथ्स का टीचर था, इसलिए हिजबुल के गुर्गे उसे मास्टर जी कहते थे। दोस्तों, नाइकू के खिलाफ पुलिस में 11 मामले दर्ज थे और फोर्सेज ने उसे A++ कैटेगरी का मिलिटेंट डिक्लेयर करने के साथ ही उसके सर पर 12 लाख का इनाम भी रखा था। नाइकू क्रूर और खूंखार होने के साथ ही बेहद शातिर भी था। वो ज़्यादातर अकेला रहता था, इससे उसकी मूवमेंट हमेशा सीक्रेट रहती थी। वहीं वो अपने ऑपरेशंस की जानकारी अपने खास लोगों को भी नहीं देता था। इसी के चलते नाइकू फोर्सेज के हत्थे चढ़ने से बचता रहा और हथियार उठाने के बाद करीब 8 साल जिंदा रहा, जो कि एक आम आतंकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा वक्त है। दोस्तों, नाइकू के एक टीचर से हिजबुल का टॉप कमांडर बनने की कहानी साल 2010 से शुरू होती है। उस साल कश्मीर में एक प्रदर्शन के दौरान एक 17 साल का लड़का अहमद मट्टो टीयर गैस का शेल लगने से मारा गया। इसके बाद कश्मीर में माहौल बहुत ख़राब हो गया और जगह जगह इंडियन फोर्सेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी दौरान पुलिस ने कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स को अरेस्ट किया था, जिनमें रियाज नाइकू भी शामिल था। 2 साल जेल में बिताने के बाद नाइकू 2012 में बाहर आया। जेल में क्रिमिनल्स और मिलिटेंट्स की संगत के साथ ही दिल में भरी नफरत ने उसे एक कट्टर आतंकी में तब्दील कर दिया और एक दिन नाइकू अपने पिता से भोपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पर 7,000 रुपये लेकर घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। नाइकू के घर से भागने के करीब 1 महीने बाद पता चला कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। उसके पिता कहते हैं कि हमने रियाज को उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जब उसने हिजबुल ज्वाइन किया था। नाइकू पहली बार चर्चा में तब आया जब उसे बुरहान वानी के जनाजे में क्लाशनिकोव राइफल के साथ देखा गया। दरअसल नाइकू इंडियन फोर्सेज के हाथों ठोके जाने वाले आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर उन्हें गन सैल्यूट देता था। अपने खूनी इरादों के चलते उसने हिजबुल में तेजी से अपनी पहचान बनाई थी। हिजबुल को मजबूत करने के लिए वो फंड्स भी इकट्ठा करता था। इसके लिए वो कश्मीर के बाग मालिकों और अफीम की अवैध खेती करने वालों से मोटी रकम वसूलता था। नाइकू ने खुद को हीरो की तरह प्रेजेंट करने और कश्मीरी यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया और कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बन गया। वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज और ऑडियो क्लिप्स अपलोड कर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाता और इंडियन फोर्सेज के खिलाफ जहर उगलने के साथ ही पुलिस को एंटी टेररिज्म ऑपरेशन से दूर रहने की हिदायत भी देता था। साल 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियाज नाइकू के पिता को पूछताछ के लिए उठा लिया था। पिता को छुड़ाने और अपनी दहशत कायम करने के लिए नाइकू ने साउथ कश्मीर के पुलिस वालों के 11 फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लिया और उन्हें छोड़ने के बदले अपने पिता को पुलिस कस्टडी से रिहा करवाया। इसके बाद इंडियन फोर्सेज नाइकू को पकड़ने या मार गिराने के लिए दिन रात एक कर रही थी। इसी दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब फोर्सेज ने उसे घेर लिया था, लेकिन कभी लोकल लोगों की मदद से तो कभी किस्मत के चलते वो बच निकलने में कामयाब रहा। टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार होने के कारण नाइकू कोई भी ऐसा टेक्निकल फुटप्रिंट पीछे नहीं छोड़ता था जिसके जरिए फोर्सेज उस तक पहुंच सके। नाइकू बात करने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और बैट मैसेंजर प्लेटफॉर्म का यूज़ करता था। साथ ही फ़ोन का इस्तेमाल वो बहुत कम करता था, इसीलिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी थी। उसने एक ही फ़ोन का यूज़ कई बार किया था और किसी तरह वो नंबर एजेंसीज के हाथ लग गया। ऐसे में उस नंबर को ट्रेस किया जाने लगा। इसी बीच नाइकू की माँ बीमार पड़ गई। एजेंसीज को पूरा यकीन था कि वो माँ से मिलने बैकपुरा जरूर आएगा और ऐसा हुआ भी। मई 2020 में वो बैकपुरा आया। इंटेलिजेंस का सिग्नल मिलते ही राष्ट्रीय राइफल्स, J&K पुलिस और CRPF ने उस इलाके को घेरकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोस्तों, नाइकू ने अपने घर तक आने जाने के लिए सुरंग बना रखी थी और काफी लंबे चले सर्च ऑपरेशन के बाद जैसे ही फोर्सेज नाइकू के ठिकाने के पास पहुंची, उसने फायर खोल दिया। इधर लोकल लोगों की भीड़ नाइकू को वहां से निकालने के लिए फोर्सेज पर पत्थर बरसाते हुए एनकाउंटर साइट की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस बार फोर्सेज ने नाइकू तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचने दी और 6 मई 2020 को सुबह करीब 9 बजे नाइकू के ठिकाने को ब्लास्ट से उड़ाकर उसका और उसके एक साथी आदिल भट्ट का खेल खत्म कर दिया।